नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप फोन करके कानूनी राय भी ले सकते हैं। आज हम आपको धन की वसूली के लिए दीवानी कानूनी उपचार या सिविल रिकवरी की बात करेंगे और इसके लिए उचित क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में वाद या सूट दाखिल किया जाता है। पूरी प्रक्रिया सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 से संचालित होती है। सूट को उस स्थान पर स्थापित किया जा सकता है जहां प्रतिवादी रहता है या वो जगह जहां वो व्यवसाय करता है या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए कार्य करता है या कार्रवाई का कारण पूर्ण या आंशिक रूप से उत्पन्न होता है। क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार को निर्धारित करने के बाद आर्थिक क्षेत्राधिकार निर्धारित किया जाना आवश्यक होता है और इसके लिए सूट के मूल्य पर विचार किया जाता है। मूल्य के आधार पर फैसला लिया जाता है कि मुकदमा जिला न्यायालय या उच्च न्यायालय में दायर किया जा सकता है। कार्रवाई का कारण बनने की तारीख से 3 साल के भीतर मुकदमा दायर किया जा सकता है। तो ये तो थी सिविल रिकवरी से जुड़ी कुछ बुनियादी जानकारी। ज्यादा जानकारी और सलाह देने के लिए हमारे साथ हैं आज कानूनी विशेषज्ञ परमानंद पांडे जी। पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। पांडे जी, आपको दीवानी तरीके से धन वसूली के तमाम नियम, कायदे, कानूनों की जानकारी देंगे। अगर आपका भी इस विषय से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। एक बार आपको विषय की जानकारी फिर से दे देते हैं। कानूनी तरीके से धन वसूली के लिए आप कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल कीजिए और हमारे कानूनी विशेषज्ञ के साथ जुड़कर अपनी समस्याओं का समाधान कीजिए। नंबर्स हैं 0120-6127-967, 0120-6127-968। इन नंबर्स पर आप कॉल कीजिए और हमारे कानूनी विशेषज्ञ के साथ जुड़कर अपनी समस्याओं का निदान कीजिए। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और परमानंद जी, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि धन वसूली के लिए सूट कहां पर दाखिल किया जाता है? देखिए, आपने अपनी प्रस्तावना में इस चीज को बताया कि दीवानी तरीके से इसकी वसूली की जाती है धन रिकवरी, और इसके 2 क्षेत्राधिकार होते हैं जी। एक तो आपको जो अधिकार है कि इसके क्षेत्र कहाँ है, किस जगह पर उसके सूट को फाइल किया जाएगा, और दूसरा कि उसका आर्थिक पिक्यूनियरी जुरिसडिक्शन कितना है, माने कितना पैसे के सूट कहाँ पर फाइल किया जा सकता है। मान लीजिए अगर कहीं डिफेंडेंट रहता है, प्रतिवादी कहीं रहता है और वादी कहीं दूसरी जगह रहता है, तो ये एक ऐसा केस होता है जिसमें वादी को उसी स्थान पर सूट फाइल करना होता जिस स्थान पर प्रतिवादी रहता है। ये केवल ऐसा पहला मामला है, वरना देखिए सामान्य तौर पर सूट वहां फाइल किया जाता है जहां वादी रहता है और वादी ही कहता है कि मैं अपने स्थान पर सूट को फाइल करूंगा। लेकिन ये इस जगह पर धन वाली रिकवरी में, जो वेल्थ की रिकवरी से मामला होता है, इस मामले में सूट वहीं फाइल किया जाता है जहां की डिफेंडेंट यानी प्रतिवादी रहता है, या प्रतिवादी का कोई बिजनेस हो या प्रतिवादी वहां कोई काम करता हो। ये 3 चीजें उस पर डिपेंड करती हैं जहां पर ये सूट फाइल किया जाता है। और उसके बाद ये कारण इसका क्यों है, इसका रीजन दिया गया है। रीजन ये है कि प्रतिवादी बाद में कोई ऐसा अड़ंगा न लगा सके कि आप तारीख पर तारीख लेते चले जा रहे हैं और उसको नोटिस ही नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि आप कोई अड़ंगा न लगा पाए, इसलिए प्रतिवादी की जगह पर ही सूट को फाइल करना होता है, ऐसा नियम है। अब इसके बाद आता है क्षेत्राधिकार, जो पिक्यूनियरी जुरिसडिक्शन, माने उसका पैसे का लेना देना। एक सर्टेन लिमिट के बाद उसमें तय किया जाता है कि मान लीजिए आपका केवल 1 लाख रुपए बाकी है, 2 लाख रुपए बाकी है, तो उसको दीवानी मामले में लोअर कोर्ट में आप फैसला कर सकते हैं। लेकिन अगर संपत्ति वो करोड़ों के ऊपर की हुई तो आप देखेंगे कि उसका जुरिसडिक्शन जो है वो हाई कोर्ट में चला जाता है। लेकिन कई कई जगहों पर, जैसे उत्तर प्रदेश में करोड़ों की संपत्ति भी होगी तो भी उसका पिक्यूनियरी जुरिसडिक्शन लोअर कोर्ट में ही होता है, उसको हाई कोर्ट में नहीं ले जा सकते हैं।
लेकिन दिल्ली में ऐसी बात नहीं है। दिल्ली में आपको ले जाने के लिए अगर वो करोड़ों की संपत्ति हुई या करोड़ों का बकाया हुआ तो आपको हाई कोर्ट ले आना पड़ेगा। तो दो चीजें इसमें ध्यान में रखने थे, क्षेत्राधिकार का और एक पिक्यूनियरी जुरिसडिक्शन का, दोनों चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जी जी बिल्कुल परमानंद पांडे जी, आपने बहुत बेहतर तरीके से समझाया कि धन वसूली के लिए सूट कहाँ दाखिल किया जा सकता है। अब आपसे ये भी समझना चाहेंगे परमानंद जी कि रिकवरी सूट की जो लिमिटेशन पीरियड होती है वो क्या कुछ होती है, यानी कि धन वसूली की कब तक इस पर सुनवाई संभव है, तय अवधि के बाद अगर फिर सुनवाई करनी हो तो फिर क्या किया जा सकता है? देखिए, ये बात फिर मैं आपको वहीं से शुरू करूंगा कि आपने अपने प्रस्तावना में कहा कि 3 साल के भीतर इसको रिकवरी सूट फाइल किया जा सकता है। तो यही बात मेरे कहना है कि अगर किसी का धन वसूली करना है, पैसे की बात है, तो उसके रिकवरी के लिए 3 साल के भीतर आपको सूट फाइल कर देना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए वो 3 साल का समय बीत चुका है तो उसके पीछे आपको रीजन देना पड़ेगा, कारण बताने पड़ेंगे कि क्यों आप 3 साल के भीतर रिकवरी सूट नहीं फाइल कर पाए। तो सबसे जरूरी चीज है कि कहते हैं कि अगर रिकवरी सूट फाइल करने का इसका नियम होता है लिमिटेशन पीरियड, माने आप एक समयावधि होती है, अगर उसके अंदर काम नहीं करते हैं तो कानून के बारे में एक परिभाषा ये कही जाती है कि कानून उसी की मदद करता है जो अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहता है। मान लीजिए हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक, मान लीजिए किसी घर में कोई चोरी हो गई और उसकी रिपोर्ट वो थाने में न दर्ज करे, सालों बाद लोगों को बताए कि हमारे घर में चोरी हो गई, तो कानून उसकी मदद के लिए कतई नहीं आता। इसी नाते कहा गया है कि जब किसी के धन की रिकवरी करना है, उसकी वसूली करना है, तो आप 3 साल के भीतर आप उसको बता दीजिए, 3 साल के भीतर रिकवरी का नोटिस दीजिए और फिर उसका मुकदमा दायर कर दीजिए। वरना कानून ये कहता है कि भाई अब आप सोए थे तो हम सोए हुए के जगाने का काम नहीं करते हैं, बल्कि जागे हुए व्यक्ति की सुरक्षा में आगे आते हैं, ऐसा कानून की परिभाषा में कहा जाता है। तो ये कानून के लिए 3 साल का समय होता है, 3 साल के भीतर आपको सूट फाइल कर देना जरूरी है। बिल्कुल परमानंद पांडे जी, माना जाता है कि सिविल रिकवरी के मामले में अदालत में लंबे वक्त तक ये चलते रहते हैं मामले, लेकिन इसमें ऑर्डर 37 के तहत जो प्रावधान है वो मामले को तेजी से निपटाने में मदद करता है। ये क्या कुछ है ऑर्डर 37, ये आपसे समझना चाहेंगे, इसके बारे में हमारे दर्शकों को समझा दीजिए। एकदम आपने ठीक कहा कि अगर रिकवरी का मामला हुआ तो जो डिफेंडेंट होता है वो चाहता है कि किसी न किसी तरह से वो कभी समय ले लेगा, किन्हीं कारणों से, किसी कारणों से, और कहेगा कि मुझे अब समय और दिया जाए तो मैं इसका जवाब तैयार करूंगा और ये बात करूंगा। तो ऐसे इसी नाते वो कहा जाता है कि हम सूट को उसी के स्थान पर फाइल करते हैं या जहां उसका बिजनेस होता है। लेकिन इस सब के निदान के लिए एक ऑर्डर 37 जो सीपीसी में है, सिविल प्रोसीजर कोड में ऑर्डर 37 के अंतर्गत कहा गया है कि एक समरी सूट, जिस माने आप तुरंत कार्रवाई की जा सकती है, ऐसे मान लीजिए अगर हमारे साथ आ गया तो ऑर्डर 37 में आप केस को फाइल करिए और केस को फाइल करने के बाद अगर जज को ये कन्विंस कर ले गए आप कि वाकई इनका पैसा बाकी है और पैसा इसको नहीं दिया गया है इस व्यक्ति को और न देने में आनाकानी की गई है, तो कोर्ट वहीं पर बिना दूसरे पक्ष को सुने हुए ही वो उस पर एक फैसला दे देता है कि आप इस चीज को जमा करिए। हालांकि ये कानून का सिद्धांत कहता है, आगे अंतरिम पार्टम जो कानून का सिद्धांत है कि आप किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई फैसला तब तक नहीं देंगे जब तक आप उसको सुन नहीं लेंगे। कानून में ये कही जाती है कि नोबडी शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, माने हम किसी के खिलाफ कोई चीज पारित नहीं कर सकते हैं जब तक दूसरे पक्ष को नहीं सुन लेते हैं। लेकिन अगर ऐसे मामलों में कोर्ट कन्विंस हो जाए, कोर्ट को मालूम हो जाए कि नहीं इस व्यक्ति ने पैसा लिया है और पैसे की अदायगी में आनाकानी कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में समरी सूट ऑर्डर 37 हमारी मदद के लिए आ जाता है। परमानंद जी, आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरह से ये चेक के जरिए धन की रिकवरी मामलों में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट या एनआईए के तहत भी क्या कार्यवाही संभव है? वक्ता जी, ये एक बहुत उचित सवाल है। वास्तव में एनआईए जो है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जी, ये एक तरह का एक आप समझिए उसका अल्टरनेटिव वैकल्पिक व्यवस्था है। सिविल सूट में क्या होता है, आपने शुरू में ही देखिए कहा होगा
कि कहा है कि इसमें देरी हो जाती है और सामान्य तौर पर देरी होती है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो चेक बाउंस के केस होते हैं 138 जो उसमें केसेस आते हैं, ये धारा 138 के तहत आपका चेक, आप मान लीजिए मैंने चेक दिया और चेक देने के बाद क्या किया कि हमारे पास अकाउंट में 2000 रुपए है और मैंने चेक दे दिया किसी को 10,000 रुपए का, तो बैंक क्या करेगा? बैंक उसको डिसऑनर कर देगा उस चेक को और वो देगा ही नहीं, पेमेंट करेगा, कहेगा पैसा ही नहीं तो कहां से दे। या कई बार ऐसा होता है कि मैं चेक देने के बाद किसी को दिया हूं और दूसरा व्यक्ति जाकर के वहां पर कह जाता है कि नहीं, वही व्यक्ति जाके कह देता है कि नहीं, आप चेक को आप भूलने मत दीजिएगा, और ऐसी स्थिति में क्योंकि हम उसको नहीं देना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी बैंक रोक देता है। अब आप बताइए कि जिस व्यक्ति को चेक मिला है और या तो उसमें इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी है, यानी पर्याप्त पैसा नहीं है, या उसने उसको किसी कारणवश रोक दिया है, तो आप करेंगे एक बार उसको जमा करेंगे, फिर मान लीजिए 1 महीने का समय दे करके या 1 महीने के भीतर ही आप उसको दूसरी बार भी जमा करेंगे। दूसरी बार भी अगर वो व्यक्ति पैसा देने से मना कर देता है तो 1 महीने के भीतर आप बैंक से उसमें लिखवा के लेंगे कि नहीं, इस कारणवश इसको पैसा नहीं दिया गया है, और उसी को लगा करके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत आप जो है कोर्ट में केस फाइल करेंगे। इसमें देखिए एनआईए एक्ट में एक खास चीज ये है कि ये सिविल ही नहीं है, ये क्रिमिनल केस भी बनता है। अगर ये बताया जाता है कि जानबूझ करके इस व्यक्ति ने धोखाधड़ी की है और हमको चेक दिया है, ऐसा चेक दिया है कि जो ऑनर ही नहीं हो सकता है, यानी जो बैंक जो इस चीज को मान ही नहीं रहा है कि इसके पास पैसा है या बैंक को इसने ऐसा कर दिया है, तो कोर्ट जो है उस व्यक्ति को जेल भी सजा दे सकता है, और तो और उसको कहा जाता है कि इतनी पेनल्टी के बाद आप ले आकर के इसको पैसा को जमा करिए। तो ये आप समझ लीजिए कि सिविल सूट के बजाय एनआई एक्ट यानी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत वसूली को और भी सरल और सहज बनाए जाने के लिए और प्रभावशाली ढंग से इसकी वसूली की जाए, इसीलिए इस एक्ट को लाया गया है और इसके तहत भी हम कार्रवाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल। परमानंद पांडे जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या ये बैंक वगैरह भी सिविल रिकवरी को धन वसूली या लोन वसूली का जरिया बन सकता है? जी एकदम आपने ठीक कहा कि बैंक को भी यह सिविल वसूली को अधिकार है पूरी तरह से। जी। आप मान लीजिए किसी ने बैंक से लोन लिया है या कुछ लिया है और वो नहीं दे रहा है, तो बैंक के पास उसको ये अधिकार है कि वो उसके सिक्योरिटाइजेशन को या उस पैसे को ले आए और उसको किसी तरह से उसको कहे कि देखिए आप नोटिस दीजिए, वरना हम आपको कोर्ट में केस में ले आएंगे। और बैंक को अधिकार है कि उस व्यक्ति के संपत्ति को जब्त कर ले। जैसे मैंने अगर मान लीजिए लोन लिया है किसी संपत्ति को और संपत्ति को बैंक से लोन लिया है और मैंने एक फ्लैट खरीद लिया है, तो उसमें मॉर्टगेज कर लेता है बैंक, कहता है कि देखिए अगर आप किस्तों का भुगतान ठीक समय पर नहीं कर पा रहे हैं तो हम ऐसी स्थिति में आपके जो बैंक से लोन लेकर के आपने फ्लैट लिया है हम उस फ्लैट को कब्जा कर लेंगे। तो ऐसी स्थिति में कई बार आप देखते होंगी वक्ता जी कि कई बार ऐसा होता है कि बैंक जो है उस चीज को कहता है कि नहीं अब इस प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाए और अटैच करने के बाद उसका हम ऑक्शन करेंगे और ऑक्शन में जो पैसा मिलेगा हम उस पैसे से अपने लोन की भरपाई करेंगे। तो बैंक को भी ये अधिकार है कि वह धन की वसूली कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। परमानंद जी ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि ये सरफेसी एक्टल क्या है और इसके तहत एक कर्जदार को क्या कुछ अधिकार है? देखिए सरफेसी एक्ट जो है ये इसको कहते हैं सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स जी। और ये एक इंटरेस्ट एक्ट जो है 2002 में बना है। इसका तात्पर्य ये है कि अगर मान लीजिए किसी ने लोन लिया है तो आप उसके बैंक को या और कंपनी को, जो कंपनियां हैं इस ढंग के, इनको अधिकार है कि उसको सिक्योरिटाइजेशन करें, यानी उसके बाद में उसका पता लगाएं कि क्या है और किस ढंग से उसने मॉर्टगेज किया है या कैसे इस पैसे को लिया है। तो उनको भी ये पूरी तरह से सरफेसी एक्ट के तहत ये अधिकार है कि वो उसके खिलाफ कार्रवाई करें और बैंक में जाने, कोर्ट में जाने के बजाय वो उसकी संपत्ति को अटैच कर लें। ये पूरी तरह से उनको अधिकार प्राप्त है और इसी एक्ट के तहत ही उसको प्रॉपर्टी को अटैच करते हैं। अटैच करने के बाद अपने धन की वसूली करते हैं।
बिल्कुल। परमानंद जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि धन की वसूली के लिए कानूनी नोटिस क्या होता है और धन की वसूली के लिए कानूनी नोटिस की आवश्यकता क्यों पड़ती है? अब देखिए, जैसे कि कानून तो एक तरह का हर जगह एक ही है जी। उसमें ऐसा है कि मान लीजिए आपका पैसा बाकी है या नहीं बाकी है, आपने मेरे खिलाफ मुकदमा कर दिया तो कोर्ट इस चीज को पूछता है कि आपका पैसा दिया है तो आपने कम से कम उनको एक नोटिस तो दिया होता, एक मौका तो दिया होता कि आप इस पैसे को दे दीजिए वरना हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो कानूनी नोटिस का मतलब ये है कि हम मान लीजिए ए का पैसा बी के पास बाकी है तो ए वो नोटिस भेजता है कि आप 15 दिन के भीतर या 1 महीने के भीतर हमारा पैसा इतने इंटरेस्ट के साथ लौटा दीजिए वरना हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे और कोर्ट में ले जाएंगे। तो ये कानूनी नोटिस इसलिए जरूरी होता है कि उस व्यक्ति को सचेत किया जाता है कि आपको एक बार और मौका दिया जाता है कि आप इस कर्ज को निपटा दें, इस धन को हमारे पर लौटा दें वरना हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये और चीजों में भी कानूनी नोटिस होती है, उसी तरह की नोटिस इस धन की वसूली के लिए भी दिया जाता है और यही इसका मुख्य उद्देश्य है। बिल्कुल। परमानंद जी, धन की वसूली के लिए कानूनी नोटिस में क्या शामिल होना चाहिए? देखिए, धन की वसूली के लिए जो कानूनी नोटिस है वो अन्य नोटिस की तरह ही एक तरह का मूल फॉर्म एक ही होता है। अब उसमें यह होता है कि आपको किस तारीख को आप नोटिस भेज रहे हैं, किसके माध्यम से नोटिस भेज रहे हैं, जो भेजने वाला है उसका नाम पता क्या है, जिसके पास वो नोटिस जा रहा है उसका नाम पता है क्या है, वो उसके और वो उसका प्रमाण दे कि देखिए आपने ये लोन लिया था और ये इस लोन की रसीद है या नहीं लिया था, कैसे भी आपने पैसा लिया था उस चीज की रसीद है। वो उसको कन्विंस करते हुए बताएं कि आपने हमारा पैसा लौटाया नहीं है, इस नाते आपको एक मौका और दिया जाता है कि आप इस पैसे को 15 दिन या 1 महीने के भीतर लौटा दीजिए अन्यथा हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो ये 2-3 चीजें उसके लिए जरूरी होती है। तारीख की जरूरत होती है, आपको पैसा कितना लिया है, कब लिया है, कैसे लिया है, ये 3-4 चीजें होती है जिनको बताना आवश्यक होता है। बिल्कुल। परमानंद पांडे जी, आपने बहुत ही बेहतर तरीके से हमारे दर्शकों को समझाया कि धन की वसूली कानूनी रूप से, कानूनी तरीके से किस तरह से की जा सकती है, क्या कुछ कायदे नियम कानून हैं, किस तरह से जनता अपने हक के लिए, धन की रिकवरी के लिए आगे बढ़ सकती है। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।